गाड़ी से वार किया गया था, क्या हत्या करने के प्रयास से वार किया गया था सर? वार तो उन्होंने वैसे ही किया था एक्चुअली, लेकिन मैंने हाथ आगे किया तो वो रुक गया वार और मेरे हाथ में। महिला पुलिसकर्मियों से छेड़छाड़। महिला पुलिस अधिकारी के कपड़े फाड़ने का प्रयास किया। सबसे पहले नागपुर सेंट्रल के बीजेपी विधायक ने खुलासा किया कि नागपुर हिंसा के दौरान महिला पुलिस अधिकारी से छेड़छाड़ की कोशिश हुई। घर जलाए गए, गाड़ियां फोड़ी गई, गाड़ियां जलाई गई। महिलाओं के साथ जो बर्ताव हुआ है कल, अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ। एक आप बड़ी बात बोल रहे हैं, आप ये बात बोल रहे हैं कि महिलाओं के साथ भी अभद्रता हुई है, घरों पे अटैक किया गया है, क्यों? अब नया खुलासा ये हुआ है कि नफरती भीड़ ने पुलिस वालों पर पेट्रोल बम फेंके। करीब 600 लोगों ने पुलिस पर हमला किया, पुलिस वालों के साथ गाली गलौज की। अब जरा आरोपियों की पूरी लिस्ट देख लीजिए। यासिर शेख, शेख फयाज, शेख अहफाज, मोहम्मद अल्फाज, मोहम्मद जुमान, मोहम्मद इजाद, शेख आबिद, अदनान समीम। कुल मिलाकर 51 नामों की लिस्ट है। इस बीच नागपुर हिंसा में साजिश का मास्टरमाइंड फहीम खान भी गिरफ्तार हो गया है। आरोप है कि 17 मार्च को इसी के भड़काऊ बयान के बाद हिंसा की आग सुलगी। मुसलमानों की कलमे की चादर को जलाना, ये कहाँ की बात हुई? वहाँ पर जो है कलमे की चादर को जलाई गई, जिसमें हमारे कुछ बंदों ने जाके विरोध किया और उसके बाद में प्रकरण सामने आया। अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम जो है अपने हक के लिए खुद आवाज उठा लेंगी। औरंगजेबाची कबर जाळली गेली आणि त्याच्यावर कुठली आयात लिहिलेली नव्हती, कुठलीच नाही। त्याचं नीट आम्ही व्हेरिफिकेशन केलं, त्याला मॅग्निफाय करूनही व्हेरिफिकेशन केलं, पण जाणीवपूर्वक आयाती जाळल्या। कहा तो ये भी जा रहा है कि नागपुर में हुई पत्थरबाजी का पैटर्न कश्मीर जैसा था। कुछ ही देर में भारी भीड़ का जमा होना, भारी संख्या में पत्थरों का मिलना। कश्मीर में भी पहले ऐसा ही होता था। तो सवाल है कि क्या नागपुर में साजिश के तार बहुत गहरे हैं? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। औरंगजेब प्रेमियों का प्लान एक्सपोज। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, औरंगजेबी मानसिकता के एक्सपोज करने वाला विश्लेषण। और आज मेरे पास इस एफआईआर के कुछ एक्सक्लूसिव तथ्य हैं। हमले के दौरान महिला पुलिसकर्मियों को घेर कर छेड़खानी हुई, महिला पुलिसकर्मी के कपड़े उतारने की कोशिश और गलत तरीके से छुआ गया, यह सब कुछ हुआ है। महिला पुलिसकर्मियों को अश्लील इशारे और भद्दे कमेंट किए गए। एक सीनियर महिला ऑफिसर के कपड़े फाड़ने का प्रयास हुआ, वो एक आईपीएस ऑफिसर की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। इसके अलावा जान से मारने की नीयत से भालदापुरा चौक इलाके में पुलिस पर घातक हथियार और पत्थर फेंके गए और हमला हुआ। घातक हथियार से हमला हुआ, यह बड़ी बात है। हिंसा रोकने में जुटी जो पुलिस थी उस पर पेट्रोल बम से हमला हुआ, यह बड़ी बात है। पुलिस अधिकारियों को सांप्रदायिक ताने दिए गए, कहा गया कि आप हिंदू पुलिस अधिकारी हैं। ये एफआईआर में एक्सक्लूसिव तथ्य हैं जो आज मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं एफआईआर की, और ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये बहुत कुछ कह रही हैं आज। इसके अलावा भीड़ ने कहा इनको, पुलिस वालों को और किसी भी हिंदू को छोड़ना नहीं। ये तमाम बातें हैं। अब आप पैटर्न देखिए, कश्मीरी पैटर्न है पूरा, और औरंगजेबी मानसिकता नहीं है तो क्या है ये? फिर कुछ सवाल खड़े होते हैं बड़े। और बड़ा सवाल क्या है आज का? पुलिस को निपटाना और हिंदुओं पर निशाना, दंगे का असली मकसद था क्या? ये एक बड़ा मूल सवाल है। और एफआईआर में जो फैक्ट्स सामने आए हैं उसके आधार पर आज हम एक बहुत बड़ी चर्चा कर रहे हैं, और यह चर्चा व्यापक है। यह सिर्फ नागपुर के संदर्भ में आज नहीं होगी, इसका संदर्भ थोड़ा बनाना पड़ेगा। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका अभिनंदन है। और साथ ही साथ प्रवक्ता हैं रिजवान अहमद है मेरे साथ, पेशे से वकील हैं, स्कॉलर हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं
फराज किदवई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ शहजाद खान है, जाने माने अभिनेता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना उबाटा के, उनका अभिनंदन है। सो आयत कोई जलाई नहीं गई थी, आज बोला गया सदन के अंदर, कैटेगोरिकली इसको स्पष्ट रूप से रखा गया कि आयत कोई नहीं जलाई गई थी, लेकिन फिर भी हिंसा हुई और आगजनी हुई, यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं रिजवान अहमद। पहला सवाल आपसे मैं यह पूछता हूं, आखिरकार पुलिस महिला पुलिसकर्मी के साथ जो टारगेटिंग हुई, उनके कपड़े फाड़ने का प्रयास हुआ, एक बड़े अधिकारी महिला पुलिस के साथ भी कपड़े फाड़ने का प्रयास हुआ, यह मानसिकता, यह नीयत क्या कहलाती है? और जो नारे लगाए जा रहे थे वो मैं एक एक करके बताऊंगा आगे। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, आप पत्थर कहाँ से आए, पेट्रोल कहाँ से आया, इस पे हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। अभी हाल में क्रिकेट में जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराया तो बहुत से लोगों के पेट में दर्द हुआ। एक विजय जुलूस निकल रहा था, वहाँ बवाल हो गया। शोभा यात्रा पर भी बवाल हो चुका है। औरंगजेब के अपमान को लेके जो पेट में दर्द हुआ, उसको लेके भी बवाल हो चुका है। सर्वे को लेके भी बवाल हो चुका है। और कोई हजूर पर, इस्लाम पर कोई टिप्पणी कर दे जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, आलोचना कर सकते हैं, गंदी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उस पर भी लेके हुआ है। तो मैं आपको सब एक रेंज बता रहा हूं किन किन तरह की चीजों पर बवाल हो चुका है जी। कभी बवाल इसलिए नहीं हुआ कि मुसलमान को तालीम दो, मुसलमान को शिक्षा दो, कंप्यूटराइजेशन मदरसे में करो, तलाक़े बिद्दत जैसी बुरी चीज को खत्म करो, ना, बात विकास की होती है। विकास के लिए कभी बवाल नहीं हुआ, जितनी चीजों के लिए हुआ मैं आपको बता चुका हूं। तो ये ट्रेंड हर पुलिस को, हर सरकार को समझना पड़ेगा कि बहाना कोई भी हो, लेकिन बवाल होना है, पहला। और दूसरा जो आपने बोला कि महिला के बिल्कुल निकट आ गए, किसी को कुल्हाड़ी मार दी, तो देखिए इसमें बिल्कुल सीधा सा रूल कहता है, जब आपके पास खतरा इतने पास आ जाए कि आपके जान माल को उससे डर हो, तो पहला हवाई फायर करो। और इतना पास आ जाए, यानी 6 फुट या 2 गज की रेंज में आ जाए, या 3 गज की, कि खतरा अब किसी वक्त भी हो सकता है, तो सीने में गरम गरम रांगा धांस दो। अब पुलिस की कमर में जो पिस्तौलें बंदी हैं वो खुट्टल हैं, उनमें जंक लग गया है, गोलियां नहीं हैं। लेकिन अगर आपको लगता है में कमी ये है, कहना आसान है, अगर गोली चल जाती, वहां पर कुछ लोग मर जाते, 2 भी मर जाते, तो उसके बाद वो पुलिसकर्मी जिंदा वापस आ पाते वहां से? ये जो भीड़ वैसे ही छोड़ने को तैयार नहीं थी, नहीं, बिल्कुल आ पाते, बिल्कुल। आप, ये आपकी सोच है, तो ठीक है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में डंडे लेके भेजो, फिर राइफल और पिस्तौल लेके भेजो ही ना, डंडे लेके भेजो। डंडों से भाग गए तो भाग गए, वरना पुलिस को यह सिखा दो कि अगर रॉयटर आप पर भारी पड़ जाए तो मौका छोड़कर भाग जाओ। ये पुलिस को आप सिखा दीजिए, बात खत्म करिए फिर। ओके, फराज किदवई, ये पूरी कहानी शुरू होती है औरंगजेब की जो तारीफ करी, पे गोली चलाती नहीं है क्या? जी, फराज किदवई, ये पूरी कहानी शुरू होती है औरंगजेब की जब तारीफ करते हैं आपके नेता अबू आसिम आजमी, वहां से पूरी कहानी शुरू होती है। फिर अवधेश पासी, आपके एक और सांसद, उनको डिफेंड करने के लिए आते हैं। मेरा पॉइंट सीधा ये है, जो रिजवान अहमद कह रहे हैं, गोली चलानी चाहिए थी, 2-3 को वहां निपटाना चाहिए था, जो महिला पुलिस कर्मियों को वहां छोड़ना, बिल्कुल पकड़ा था। एक सेकेंड रिजवान अहमद, एक सेकेंड फराज किदवई। अमीर जी, सबसे पहले तो मैं रिजवान भाई की बात का ही जवाब दूंगा। इन्होंने अभी एको आ रही है, इन्होंने अभी मध्य प्रदेश का जिक्र किया और गालिबन महू की हिंसा की इन्होंने बात की, लेकिन हमारे प्यारे भाई रिजवान भाई ने देवास का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसी मध्य प्रदेश के देवास में जब इंडिया मैच जीती थी तो उसी के लिए एक रैली निकल रही थी, उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, और उनकी भिड़ंत हो गई पुलिस से, और वहां के कोतवाल के ऊपर लगभग हमला हो गया, और पुलिस ने एफआईआर 9 लोगों के ऊपर की जो लोग विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब, और ये द हिंदू में खबर छपी है 13 मार्च 2025 को अमीर जी, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर महू में जो हिंसा हुई, जिन लोगों ने हिंसा की वो देशद्रोही, तो क्या फिर देवास की पुलिस भी देशद्रोही है?
पहली बात, क्योंकि ये हाफ ट्रूथ बताया जाता है अमीर जी, चाहे वो रिजवान भाई बताएं और चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं। दूसरी बात, परसों इंडियन एक्सप्रेस में अमीर जी एक खबर छपी है, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक मुस्लिम युवक बलात्कार की घटना करता है। गलत है, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, उसको जितनी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए वो उसको देनी चाहिए। लेकिन क्योंकि एक मुस्लिम लड़का बलात्कार करता है तो एक मस्जिद में जाकर के तोड़फोड़ की जाएगी और फिर एफआईआर होगी। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये पूरे नागपुर के इंसिडेंट को और मध्य प्रदेश के अंदर जो मऊ में इंसिडेंट हुआ उसको आप जोड़ें, आप उनको जोड़ें इन तमाम इंसिडेंट के अंदर। ये देश बहुत बड़ा है, इस देश में बहुत सारे इंसिडेंट और हादसे हुए होंगे। कहां गाड़ियां जलाई गई हैं, कहां बाइकें जलाई गई हैं, कहां पुलिसकर्मियों को मारा गया दौड़ा दौड़ा कर, और कहां महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़छाड़ हुई है। डिफेंड करने की कोई तो लिमिट होगी आप लोगों की, डिफेंड करने की कोई तो लिमिट होगी। सवाल बड़ा डायरेक्ट पूछा गया है, क्या गोली चलानी चाहिए थी, क्या गोली चलनी चाहिए थी सोमवार रात को? सवाल बहुत डायरेक्ट है रिजवान अहमद का। अमीर जी, आई एम सॉरी, आप भी सेलेक्टिव हियरिंग का शिकार हो गए। जब रिजवान अहमद साहब मध्य प्रदेश जा सकते हैं तो ऑपोजिशन के लीडर क्या मध्य प्रदेश नहीं जा सकते हैं? जब रिजवान साहब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करते हैं तब तो फिर हाथरस की भी बात होगी अमीर जी। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आग लगा रहे हैं, चाहे नीतीश राणे हो और चाहे जो हो, मैं उस विषय पर आऊंगा। अरे सुनिए, डिस्टर्ब मत करिए, अभी सुधांशु त्रिवेदी का उस विषय पर बात करूंगा। 30 सेकंड। जी ठीक है, ओके। रिजवान अहमद 30 सेकंड, रिजवान अहमद 30 सेकंड। अमीर जी, आप देखिए कि किस तरह से ये नैरेटिव चेंज करते हैं। मैंने कहा पुलिस के 10 मीटर के अंदर अगर कोई कुल्हाड़ी लेके आता है तो पहला हवाई फायर करो, को खुश करने के लिए आप सीने में गोली घुस दो। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मुसलमान अगर कुल्हाड़ी लेके आता है, मैंने ये कब बोला कि मुसलमान अगर कुल्हाड़ी लेके आता है उसको गोली मार दो? कब बोला मैंने? ये अपने मन से मनगढ़ंत कहानी कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि मुसलमान को गोली मार दो। बड़े जहरीले किस्म के इंसान हैं आप, बड़े जहरीले किस्म के गिरे हुए इंसान हैं आप। ओके फराजकिद भाई, फराजकिद भाई, रिजवान अहमद एक बड़ा फैक्ट हो, क्या मऊ को बार बार लेके आ रहे हैं? मऊ में पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही थी और उस पर पत्थर फेंके गए थे। एक सेकंड सुनना पड़ेगा फराजकिद भाई। मऊ में मध्य प्रदेश पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही थी, उन पे पत्थर फेंके गए थे। और पत्थर किसने फेंके थे, क्यों फेंके गए थे पत्थर? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही थी ना मध्य प्रदेश के अंदर मऊ में पुलिस। पत्थर क्यों फेंके गए, कहां से पत्थर फेंके गए? मैं बताऊंगा, आप बताएंगे? तो पैटर्न एक है। अमीर जी रुकिए, मैं बता रहा हूं। तो देवास में पुलिस ले लीजिए, नहीं पैटर्न एक है। अमीर जी पैटर्न सुनिए अमीर जी सुनिए, पहले मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, बाद में रिजवान अहमद की बात का जवाब दूंगा। पैटर्न एक है। अगर वहां पर पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके गए तो देवास में क्या हुआ था? फूल बरसाए जा रहे थे। क्यों एफआईआर हुई बताइए देवास में? उसी इंडियन क्रिकेट टीम का जश्न मनाया जा रहा था। और रिजवान अहमद सुनिए, आप अगर गिरे हुए मुझे बोलिएगा तो पूरे देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता के ज्यादातर लोग आपको गिरा हुआ बोलते हैं। आप बताएंगे आप कितना गिरे हुए और कहां से चंदा आपको आता है? क्या आप मुझे बताएंगे? देशभक्ति का सर्टिफिकेट रिजवान अहमद जैसे लोगों से नहीं चाहिए मुझे। और ये राक्षसों जैसी हंसी मत हंसना। रिजवान अहमद तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने चले गए। डिबेट करना हो, कोई भी टॉपिक उठा लेना, तुम्हारी सारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स निकाल दूंगा मैं कि तुम कितने बड़े इंटेलेक्चुअल हो। लखनऊ में रहते हो, तुम्हारे बारे में पता है। तुमसे बड़ा गिरा हुआ, तुमसे ज्यादा जलील इंसान कोई नहीं है। किसने लिया? पर्सनल कमेंट किसने लिया? मेरा निवेदन है आप दोनों रिस्पेक्टेबल इंडिविजुअल्स हैं, मेंटेन द डिग्निटी, मेंटेन द डिग्निटी। लखनऊ की तहजीब बरकरार रखिए, लखनऊ की तहजीब बरकरार रखिए, लखनऊ की तहजीब बरकरार रखिए। आप दोनों मियां भाई हैं, मेरा निवेदन है आपसे, लखनऊ की तमीज बरकरार रखिए। रिजवान अहमद, अमीर जी, इस आदमी ने तहजीब नहीं बरकरार रखी है, इस आदमी ने पर्सनल कमेंट किया है। नहीं ठीक है, आपने पर्सनल किया, उसने एक करा, आपने भी 3 करे, हो गया। आपका पल्ला भर रही है, आप शांत रहिए। रिजवान अहमद, नो पर्सनल कमेंट। इनका क्या पल्ला भारी होगा जाहिलों का? नो पर्सनल कमेंट। इन जाहिलों का क्या पल्ला भारी होगा? जाहिल तुम हो, जाहिल तू होगा, तेरा पूरा खानदान। मेरे पास जितनी डिग्री है तुम्हारे पास उतने दिन। अरे भाई आप लोग
तू मुझे बताएगा कितना बड़ा मैं इंटेलेक्चुअल आपसे है? निवेदन कर रहा हूं कि लखनऊ की तहजीब subject लगाई, पे बहस करोगे तो तहजीब मुझे पे लेके बताओ, आइए जाहिल भैया, आप आदमी। दोनों का पढ़ना बराबर है, आप दोनों का पढ़ना बराबर है, मैं निवेदन कर रहा हूं, मेरी गलती है। बदतमीज आदमी को बैठा लिया आपने, ये किस बदतमीज आदमी को बैठा लिया आपने? देखिए आप दोनों मेरे लिए तुम्हारी कहीं तुम्हें और जाकर औकात कितना दिखा रहा हूं, एक इसलिए तुम सेकंड, मुझे बदतमीज देखिए कह रहे हो। रिजवान अहमद और फराज की दवाई, देखिए तुम्हारी औकात दिखा ऑडियो रहा हूं, दोनों ग्राउंड करिए। पीसीआर, आप दोनों की तू में दर्शकों का समय जाया हो रहा है। मेरा निवेदन है आपसे, होल्ड योर गन्स। आप एक दूसरे पे पर्सनल कमेंट से ज्यादा अगर आपको एक दूसरे के ऊपर वार करना है तो फैक्ट से वार करिए। मेरा हम्बल सबमिशन है और इसको दोनों आप एग्री करिए। मेरा निवेदन है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। आप दोनों मेरे लिए सम्मानित हैं, मैं आप दोनों का बहुत सम्मान करता हूं, दोनों इंटेलेक्चुअल है। सुधांशु त्रिवेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपके पास आता हूं इस चर्चा के अंदर और एक आपसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा है, ये जनता दल यूनाइटेड के केसी त्यागी इशारा कर रहे हैं। इसके क्या मायने हैं औरंगजेब को लेकर? और आरएसएस ने भी एक औरंगजेब को लेकर कमेंट किया है, कुछ इंटेलेक्चुअल्स उसको भी रीड कर रहे हैं कि बीजेपी को मैसेज है। हाउ यू टेक इट सुधांशु त्रिवेदी? देखिए, मैं अभी सारी बात का उत्तर देता हूं। पहले मैं अमित जी कहूंगा कि हमारे ये दोनों लखनऊ के मित्र थोड़ा आवेश में आए, तो मैं कहना चाहूँगा, तो इसीलिए मैं इन लोगों के लिए कहना चाहूँगा वो पुराने गीत के 2 लाइन कि जो लखनऊ के लिए कहा गया है कि शबाब शेरदाय घर या अहल इल्म का नगर है मंजिलों की गोद में जहाँ हर एक रहे गुजर। ये शहर ला लगार है, यहाँ दिलों में प्यार है, जिधर नज़र उठाइए बहार ही बहार है। तो मुझे लगता है अब प्यार के साथ, बहार के साथ हम आगे बढ़ते हैं।